हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले वाला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम्ब्स लॉ के अंदर क्या क्या कमियां रह गई, कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो फर्स्ट तो क्या है, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस, एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। उसके अलावा नोट ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस, एक्सटेंडेड चार्जेस। तो इसका मतलब क्या है, जैसे 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, कैसे हैं 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, तो उनके बीच फोर्स हम कूलम्ब लॉ से निकाल सकते हैं K1 Q2 बाय में R²। लेकिन अगर 2 एक्सटेंडेड चार्ज हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से 2 एक्सटेंडेड मतलब फैले हुए, एक्सटेंडेड मतलब ऐसे फैले हुए, फिर हमें क्या नहीं अप्लाई कर सकते बच्चों, क्या नहीं अप्लाई कर सकते, कूलम्ब्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट, एक कहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर इन मोशन, यानी कि जब 2 पॉइंट चार्ज, यानी कि जैसे पॉइंट चार्ज तो हैं लेकिन दोनों के दोनों किसमें मोशन में ऐसे चल रहे हैं, यानी कि दोनों किसमें हैं मोशन में, तो उस समय भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, एप्लीकेबल कब हो सकता है, जैसे एक तो Q1 है, एक Q2 है, अगर ये रेस्ट पे है और ये किसमें है मोशन में, या फिर ये रेस्ट पे है और ये किसमें है मोशन में, तब अप्लाई हो सकता है। यानी कि एक चार्ज रेस्ट पे हो, दूसरा किस में हो मोशन में, उस समय अप्लाई हो सकता है। लेकिन दोनों मोशन में तो उस समय कूलम्ब लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये कुछ लिमिटेशन थी। नेक्स्ट हम आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर। अब देखो बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, देखिए। अब देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, यानी कि फोर्स ड्यू टू मैनी चार्जेस, यानी कि मैनी चार्जेस के कारण से फोर्स, जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है Q0, इसका पोजीशन वेक्टर है R0, इसके नज़दीक एक चार्ज रखा है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। इससे पहले कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वाला शॉर्ट एक लेक्चर है, वो ज़रूर देख लियो बच्चों। तो अब इसके ऊपर फोर्स ये अकेला चार्ज अप्लाई करेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो, मान लिया Q2 हो R2, एक क्या हो Q3 R3 डैश 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 Qn Rn, इस प्रकार से एक से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट हो किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड, तो उस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो बच्चों जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी फोर्स, इसकी फोर्स, ये क्या है Q0 और ये
आर नोट, यानी कि इसकी फोर्स ऐसे लगेगी इस डायरेक्शन में मान लिया, यानी कि पॉजिटिव है, सारे के सारे पॉजिटिव मान लिए, इसकी फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में लगेगी। इस फोर्स का नाम F01 रख दूं, यानी कि इसके पैर में जीरो है ना, यानी कि नोट वाले चार्ज पे जीरो को नोट बोल सकते हैं, नोट वाले चार्ज पे किसने लगाई है, 1 ने। अब इसके यहाँ पे ये इस तरफ लगेगी, ये F02, F03, अब इसी प्रकार इसकी भी लगेगी, वो इस तरफ लगेगी, और वो कितनी होगी उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, F0n। तो जो टोटल फोर्स है इसके ऊपर वो किसके बराबर होगी, या 4s, ये 4s प्लस ये यानी कि इन सब का वेक्टर सम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, वेक्टर सम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर एक चार्ज के आसपास बहुत सारे चार्ज हों और उस चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगी अकेले अकेले चार्ज की फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो टोटल, अब सबसे पहले F01, अब जो कूलाम लॉ है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R का स्क्वायर। तो हमने लिखना वेक्टर फॉर्म में, तो 1 क्योंकि अब वेक्टर एडिशन दिखाना है तो इसलिए जो फोर्स है वेक्टर फॉर्म में लिखांगे। तो कितनी आएगी बच्चों, Q1 Q0 और नीचे R10 का स्क्वायर और R10 कैप लिख सकते हैं। जैसे बच्चों को एक वेक्टर लिखना है A, कैसे लिखेंगे, A और A कैप, यानी कि अगर कोई वेक्टर लिखना हमने कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड इनटू में उसका यूनिट वेक्टर। तो उसी प्रकार से हमने F01 एक वेक्टर लिखा है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड, R10 का मतलब है R1 पोजीशन वेक्टर वाले से R0 पोजीशन वेक्टर वाले की डिस्टेंस, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगी है, R1 पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट से R0 पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट की तरफ लगी है। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है इसका नाम हम क्या देंगे बच्चों, R10 देंगे। क्या देंगे बच्चों, R10। अब ये तो होगी F01, हम एज्यूम करके चल रहे हैं तुम्हें इस फार्मूले का पता है। अगर नहीं पता है ये हमने कैसे लिखा है वेक्टर फॉर्म में, तो कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो अब उसी प्रकार से F02 को भी लिख सकते हैं बच्चे। तो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे F02 यानी कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स इसने Q2 ने अप्लाई करी है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू Q2 इंटू में Q0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R20 का स्क्वायर, यानी कि 2 वाले से 0 वाले की तरफ, और यहाँ पे R20 कैप। अब F03 लिखना है बच्चों, तो कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q3 और Q0 और R30 का स्क्वायर, और ये R30 कैप। अब ये कैसे लिख रहे हो, क्या कहा, जो लेक्चर है 12-13 मिनट का एक लेक्चर है जिसमें हमने कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म डिस्कस किया है, वो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो देख लो, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। F0n जो फोर्स किसने अप्लाई करी बेटे, nth वाले चार्ज ने, तो सिंपल यहाँ तो जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, Q1 Q0 और Rn0 का स्क्वायर, और यहाँ पे Rn0 कैप, तो ये आ जाएगा। तो जो टोटल फोर्स है वो किसके बराबर आएगी, जैसे F01 का कैप मतलब F01 वेक्टर, F02 प्लस F03 डैश 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 F0n। अब यहाँ पे एक बात देखो भाई, अब ये वैल्यू रखेंगे ना F01 की जगह, F02 की जगह ये रखेंगे, F03 की जगह ये रखेंगे, F0n की जगह ये रखेंगे। अब इनमें तुम्हें एक बात कॉमन नजर आ रही है सब में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको पहले ही बार लिख सकते हैं या फिर लिख लेते हैं एक बार, इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 R10 का स्क्वायर और R10 कैप, इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा ये Q2 Q0 और R20 का स्क्वायर और R20 कैप। उसी प्रकार से 3 वाला लिख सकते हैं, और उसी प्रकार से डैश डैश n वाली 1/f
और यहाँ पे क्या आ जाएगा Qn Q0 और बच्चों Rn0 का स्क्वायर और यहाँ पे Rn0 कैप। यहाँ से सब में से कॉमन क्या नजर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सब में से कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है Q नोट भी अरेख में है, यानी कि जो अरेख टर्म है उसके अंदर Q नोट है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और ऊपर Q नोट, ठीक है। ऊपर क्या आएगा बच्चों Q नोट आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा Q1 बाय में R10 का स्क्वायर R10 कैप। यहाँ पे Q2 R20 का स्क्वायर और R20 कैप। यहाँ पे Q3 R30 का स्क्वायर और R30 कैप। डैश 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 nth टर्म लिख देंगे हम, और nth टर्म क्या आएगी Qn डिवाइड में, ठीक है ना। इसी प्रकार से nth टर्म लिख देंगे ना Qn बाय में Rn0 का स्क्वायर और Rn0 कैप आ जाएगी। अब हम इसको किस में लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों समेशन फॉर्म में। तो अब हम इसको लिखते हैं समेशन फॉर्म में। तो देखो समेशन फॉर्म में हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से आगे चले, यहाँ तक बात क्लियर बच्चों। यहाँ से आगे चलते हैं, देखो समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा, ज़रा देखो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो फाइनल फार्मूला कैसे बनेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो टोटल फोर्स है वो किसके बराबर आएगी Q नोट डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन I1 to N, और यहाँ QI, यहाँ पे RI0 का स्क्वायर RI0 कैप। ये आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा ओके, यानी कि ये आ जाएगा Q नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट I1 to समेशन I की वैल्यू 1 से लेकर N तक QI RI0 का स्क्वायर और RI0 कैप। यानी कि I की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी Q1 R10 का स्क्वायर और R10 कैप। I की वैल्यू 2 रखेंगे तो Q2 R20 का स्क्वायर R20 कैप सेकंड। और समेशन का मतलब है जो ये टर्म बनेगी 1 2 3 रखने से उनके बीच में किसका सिंबल लगाते चलते जाएंगे हमें प्लस प्लस प्लस, तो यही टर्म आ जाएगी। तो आखिर में ये क्या बन के आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ये फार्मूला। तो ये हमारा क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर एक चार्ज के आसपास मैनी चार्जेज हैं, यानी कि बहुत सारे चार्ज हैं, तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, इंडिविजुअल चार्जेस की फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर। तो इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो अब डिफरेंस हम देखते हैं। तो देखो डिफरेंस क्या होगा, अब डिफरेंस यानी कि कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस किस के बीच में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो कंपैरिजन में हम इसमें क्या देखेंगे, सिमिलरिटीज देखेंगे और क्या देखेंगे, डिसिमिलरिटीज, यानी कि समानताएं देखेंगे, क्या दोनों में सेम बातें हैं, और क्या देखेंगे दोनों में क्या बातें बिल्कुल अलग हैं, वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे दोनों का फार्मूला लिख लेता हूँ। एक का फार्मूला तो ये होता है, जैसे दो चार्ज हैं इनके बीच में जो फोर्स लगी, एक का तो फार्मूला बच्चों ये होता है। और दो अगर मासीज हैं, इसको मैं इलेक्ट्रिकल ई का नाम रख दूं, एफ के पैर में ई, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। और जो ग्रेविटेशनल है उसका फार्मूला, जैसे दो मासीज हैं m1 और m2, डिस्टेंस कितने पे है, वो r डिस्टेंस पे। तो क्या फार्मूला होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ ओ ग्रेविटेशनल में क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 होता है, और क्या होता है r का स्क्वायर। अब और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में क्या होते हैं, दो चार्जेज होते हैं Q1 और Q2। अब यहाँ पे सिमिलरिटीज देखें तो फर्स्ट सिमिलरिटी तो क्या बनती है, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि दोनों की दोनों किसको ओबे करती हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
डिस्टेंस के स्क्वायर के। देखो यहाँ भी डिस्टेंस, दो मासेज के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ग्रेविटेशनल में भी और किस में भी बच्चों, किस में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी। तो पहली तो ये बात समान है, यानी कि एक जैसी है। सेकंड क्या है, बोथ फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि दोनों की दोनों फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, देखो यहाँ पे तो मासेज की प्रोडक्ट के है और यहाँ पे चार्जेस की प्रोडक्ट के है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट। अब देयर प्रोडक्ट में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में तो क्या आ जाएंगी, चार्जेस आ जाएंगे और इसमें क्या आ जाएंगे, मासेस आ जाएंगे बच्चों। तो थर्ड क्या है, थर्ड सिमिलरिटी क्या है, बोथ कैन ऑपरेट इन वैक्यूम, यानी कि दोनों की दोनों किस में अप्लाई हो सकती हैं, वैक्यूम में। यानी कि वैक्यूम के अंदर दो चार्ज रखे हैं या फिर क्या रखे हुए हैं, दो मासेस, दो चार्ज या फिर बच्चों दो मासेस, तो फोर्स लग सकती हैं। दो मासेस के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब नेक्स्ट जो फोर्थ सिमिलरिटी क्या है बच्चों, फोर्थ सिमिलरिटी है बोथ आर कंजर्वेटिव। दोनों की दोनों कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन कंजर्वेटिव, यहाँ पे कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव का ये मतलब है कि अगर किसी चार्ज या फिर मास को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी कहीं पे, और एक ऑब्जेक्ट, एक चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी और एक चार्ज को एक ए पॉइंट से बी पे लेके गई, और दूसरा ग्रेविटेशनल है। तो मान लिया हमने ग्रेविटेशनल क्या है, मान लिया ये अर्थ है, क्या है ये अर्थ, इससे एच हाइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को लेके गए, यानी कि इस पॉइंट से इस पे लेके गए एक मास को, यहाँ पे एम को। अब क्या होगा कि जो वर्क डन है यहाँ से यहाँ ले जाने का, या फिर इस केस में यहाँ से यहाँ ले जाने का, जो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, यहाँ से यहाँ। उसी प्रकार इसमें इनिशियल और फाइनल पे, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। हम किसी भी रास्ते से ले जाएं बच्चों, कैसे भी ले जाएं, कितने भी रास्ता से ले जाएं, मतलब अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो वर्क डन सभी पाथ्स में सेम रहेगा। इस बात का ये मतलब है, यानी कि वर्क डन सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, दोनों में, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो। तो ये तो क्या थी, सिमिलरिटीज, यानी कि समानताएं, क्या क्या बातें दोनों में एक जैसी हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, डिसिमिलरिटीज, यानी कि दोनों में अलग बातें क्या हैं। तो डिसिमिलरिटीज देखो, फर्स्ट डिसिमिलरिटी तो क्या है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कैसी हो सकती है, वो हो सकती है रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है बच्चों कैसी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव, हमने ये बात पता है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। और दूसरे में हमें क्या पता है, और दो मासेस के बीच में यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव। यानी कि दो चार्ज हैं, एक प्लस का एक माइनस का, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। एक प्लस का एक जैसे, इनमें क्या हो सकता है, रिपल्सन। लेकिन दो मासेस हैं m1 और m2, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी लगेगी, अट्रैक्टिव ही लगेगी। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ना वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जैसे दो चार्ज हैं, वैक्यूम में रखी हैं, Q1 और Q2 है, r डिस्टेंस पे, उनके बीच मान लिया फोर्स कितनी अप्लाई हुई, F।
अगर उन्हीं चार्ज को वाटर में रख दिया, मान लिया एक हमारे पास टब है पानी का, और उस पानी के टब के अंदर ये रख दिए, पानी के टब के अंदर रख दिए, जैसे ये कुछ डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस पे Q1 और Q2, देखो बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन अब इनके बीच में वाटर आ गया, तो जो फोर्स है ना वो F नहीं लगेगी, वो F से अलग लगेगी, कुछ चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर क्या है, दो मासेस हैं M1 और M2, और वो रखे हुए हैं एयर में या फिर वैक्यूम में, उनके बीच फोर्स F लगी। अगर उनको उठा के वाटर में रख दें या फिर किसी दूसरे मीडियम में रख दें, तो जो फोर्स है वो कितनी रहेगी, वो सेम ही रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का ये मतलब है। तो इससे आगे हम चले, नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, यानी कि जो अपना लेक्चर नंबर 1 था, जो बिल्कुल शुरुआत वाला, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत करी थी, वहाँ पर हमने चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था। एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज बच्चों ये है। तो जो फोर्स है, अब देखो इनके क्या हाथ पैर हैं कि फोर्स उन हाथ पैर के थ्रू जारी होगी, ठीक है। तो वो फोर्स किसके थ्रू जारी होगी बच्चों, वो इस फर्स्ट लेक्चर में नहीं, वो सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, थर्ड लेक्चर में, यानी कि जो लेक्चर नंबर 3 मिलेगा ना, अभी मुझे याद आया, लेक्चर नंबर 3 में कुलाम लॉ है, उसी में उसका डिस्कशन है। डिस्कशन में जो बात ये हम लिख रहे हैं वहाँ पे भी हमने बताई थी। अब देखो वो क्या है, यानी कि जो फोर्स वो मीडियम के थ्रू जाएगी ना, यानी कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब ऐसे हाथ पैर तो है नहीं, जैसे दो बच्चों में अगर क्या हो गया, लड़ाई होगी, तो लात गुस्से चल पड़े, तो हमें दिखाई दे रहा है फोर्स कैसे लग रही है, लात गुस्सू के द्वारा लग रही है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये जो फोर्स अपनी मीडियम के थ्रू ही भेज रहा होगा ना, भेजेगा तो मीडियम के थ्रू ही, और ये भी अपनी फोर्स मीडियम के थ्रू ही भेज रहा है। तो इसका मतलब जो मीडियम है, अब मीडियम के थ्रू जा रही है ना, जैसे तुम्हें ये कहा जाए, ये ले जा भाई 20 लड्डू ले जा, उस घर में दिया, तो वहाँ पे दिया, तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता ना, तुम उनमें से कम करो या फिर एज इट इज पूछाओ। अगर मन में तुम्हारे क्या आ जाए, 2 लड्डू क्यों ना खा लिए जाए, तो इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट यहाँ से चला था, जो रिजल्ट क्या वही यहीं पे मिल जाएगा, नहीं। यहाँ से अगर 20 लड्डू चले हैं तो यहाँ मिलेंगे 18। तो इसका मतलब मीडियम जो क्वांटिटी यहाँ से यहाँ जा रही है उसको अफेक्ट कर सकता है, यानी कि प्रभावित कर सकता है। तो अफेक्ट या फिर प्रभावित कर सकता है, तो क्या होगा बच्चों, तो इसका मतलब मीडियम इस फोर्स को अफेक्ट कर सकता है। तो मीडियम की उसी प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था, उसी प्रॉपर्टी का नाम दिया था हमने परमिटिविटी, यानी कि कोई मीडियम उस मीडियम के थ्रू, कोई मीडियम उस मीडियम के थ्रू पास होने वाली फोर्स को, इलेक्ट्रिकल फोर्स को या फिर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, कोई मीडियम उसके थ्रू पास होने वाले इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को किस हद तक अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो उस प्रॉपर्टी को हमने परमिटिविटी नाम दिया था, यानी कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी था इसका पूरा नाम। क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। उसको हमने रिप्रेजेंट करा था एप्सिलॉन से। और फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम की या फिर बच्चों फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी थी उसको हमने रिप्रेजेंट करा था एप्सिलॉन। इस सिंबल को एप्सिलॉन बोलते हैं, उसके पैर में नोट। और जो ये परमिटिविटी है अलग अलग मीडियम की अलग अलग हो सकती है। क्या हो सकती है, अलग अलग मीडियम की अलग अलग। तो एक मीडियम है, कंसीडर कर लिया, फ्री स्पेस की तो इतनी है और इसकी वैल्यू कितनी थी 8.85 10⁻⁻12 और यूनिट क्या थी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी ये यूनिट थी। अब फ्री स्पेस की तो इतनी है। अब एक मीडियम की परमिटिविटी अब अलग अलग मीडियम की अलग अलग होगी। तो एक मीडियम है, उसकी परमिटिविटी मान लिया एप्सिलॉन के पैर में कितनी है, m। कितनी है, m। अब जो यह मीडियम की परमिटिविटी है बच्चों,
इसको अगर फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे, क्या कहा, मीडियम की परमिटिविटी को अगर फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो फ्री स्पेस की अगर परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो ये जो रेशियो आएगी एप्सिलॉन m बाय में एप्सिलॉन नॉट, इस रेशियो को ही हम क्या बोल लेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या नाम है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या नाम भी है बच्चों, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या नाम भी है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका यानी कि एक तो सिंबल क्या होता है और दूसरा अब क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या फिर इसी का दूसरा सिंबल क्या हो सकता है, परमिटिविटी का एप्सिलॉन, रिलेटिव है तो उसके पैर में आर। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक ये बात ठीक है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखो, अब इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। अब जरा यहां से देखो, एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इतना। अब इसको मैं अगर इस तरफ ले जाऊं तो k इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m। तो एप्सिलॉन m क्या है, मीडियम की परमिटिविटी, और ये फ्री स्पेस की है, ये k है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहला फायदा यानी कि फर्स्ट बेनिफिट क्या है, अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे दिया और उस मीडियम की परमिटिविटी बतानी है तो सिंपली यहाँ k की जगह क्या रख देंगे। तो फर्स्ट तो बेनिफिट इसका ये है। सेकंड बेनिफिट क्या है, सेकंड बेनिफिट यानी कि सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं ना, तो उससे हम क्या रिजल्ट मिलेगा, उसका मतलब है जैसे हमारे को दो ऑब्जेक्ट दे दिए जाएं, एक तो A एक B, या फिर दो मीडियम बता दिए जाएं, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 कह दिया जाए और इसका कह दिया जाए 20, यानी कि दो मीडियम दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो दो मीडियम दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है, तो इसका मतलब एक की ज्यादा होगी एक की कम होगी। तो उससे हमें क्या आइडिया लगा सकते हैं, हमारे माइंड में क्या आता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस का ये मतलब है। अब जरा एक फार्मूले के ऊपर आ जाएं। देखो ये फार्मूला तो हमने देखा है बचपन से, नहीं तो +2 क्लास में तो आके देखा है। दो चार्जेज के बीच की फोर्स ये होती है बच्चों। अब दो चार्जेज के बीच की फोर्स ये है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब वो किस में रखे हैं, वैक्यूम में। अगर उनको किसी मीडियम के अंदर रख दिया जाए तो फोर्स को FM बोल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m, और यहाँ पे Q1 Q2 और डिवाइड में R का स्क्वायर, यानी कि दो चार्ज वैक्यूम में तो तब फोर्स इतनी, या फिर इसके पैर में यहाँ नोट है तो इस प्रकार से दिखाने के लिए भाई ये वैक्यूम में फोर्स और ये किस में है, ये किस में है, ये किस में है, ये मीडियम के अंदर है। और एप्सिलॉन m की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, k इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो मीडियम के अंदर दो चार्ज Q1 Q2 R डिस्टेंस पे शुरू में वैक्यूम में थे तो उस समय ये फोर्स लगी, अब वो किस में रख दिए, किसी मीडियम में रख दिए, जैसे वाटर की बात हमने भी करी थी। तो उस समय फोर्स इतनी होगी उस मीडियम की परमिटिविटी, तो वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, k इंटू एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर। अब ये जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से हमें क्या मिलेगा, k से पहली चीज़ तो हम निकाल सकते हैं मीडियम की परमिटिविटी। अब नेक्स्ट दूसरी बात हम क्या बता सकते हैं, उसके ऊपर हम आएंगे। दूसरी बात हम क्या बता सकते हैं, तो देखो अब यहाँ से ये वाला फार्मूला, एक तो ये वाला फार्मूला बच्चों, इसका नाम 1 और इसका नाम क्या रखेंगे, यहाँ से इसको आगे चलो तो जो FM है वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो 1/k, देखो ये रहा 1/k, इसको लिख ले बाहर तो क्या बच जाएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 और बटे में क्या बचेगा, R का स्क्वायर। क्या बचेगा, R का स्क्वायर बचेगा ना बच्चों। यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखो ये फार्मूला किसका आ गया, यही आ गया ना ये वाली वैल्यू, और ये किसके बराबर है, F नॉट।
तो इसका मतलब इसकी जगह एफ नोट रख सकते हैं और डिवाइड में के। तो अब ये एक रिलेशन आ गया किस किस के बीच, दो चार्जेस के बीच फोर्स, मीडियम के अंदर और वैक्यूम के अंदर। यहाँ पे देखो अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो एफ एम क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स, जितनी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ही कम फोर्स होगा। अब इस बात का तो तुम्हें पता है, नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ती है तो रिजल्ट घटता है, यानी कि जो फाइनल वैल्यू आती है रिजल्ट का मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या, फोर्स कम होगी तो इसका मतलब लेसर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कह सकते हैं हम, लेसर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। यानी कि अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कम होंगे, और अगर इसकी वैल्यू यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से यही बात फिजिकल सिग्निफिकेंस अब इसके ऊपर आ जाए। अब इस बात को अगर कहीं पे कोई पॉइंट अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना बेटे। हम नहीं चाहते एक ही बात को बार बार बोलने, चाहते ये है एक्सप्लेनेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, लेकिन एक ही बात को बार बार नहीं बोलना हमने, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट ए और बी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है और इसकी 20। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो चार्जेस को इन सेम मान लिया Q1 और Q2 चार्ज हैं, R डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं, एक बार इसमें रख दिए, वही चार्ज है और वही डिस्टेंस है, तो फोर्स ज़्यादा किस में लगेगी, इसमें, और इसमें फोर्स कम हो जाएगी। तो इससे यानी कि हमारे पास, हम दुकान पर चले गए दो मटेरियल, दो मीडियम लेने, और दो मीडियम लेने हम चले गए तो क्या हो गया बच्चों, दो मीडियम लेने चले गए, एक पे 5 लिख रखा था, एक पे 20। तो उससे हम समझते क्या हैं, तो उससे हम ये समझेंगे जिसका 20 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसका मतलब उसके अंदर चार्जेस के बीच में फोर्स कम लगेगी, और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कम होंगे। ठीक है, तो इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, मोर द वैल्यू ऑफ, लिखो मोर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लेसर विल बी द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट थ्रू दैट मीडियम, यानी कि उस मीडियम के थ्रू दैट मीडियम। तो बच्चों यह बात समझ आ गई, ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस का ये मतलब है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन था वो यहीं तक था। इससे आगे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे पहले न्यूमेरिकल का एक लेक्चर बोल रखा हमने, वो हम पहले, वो लेक्चर आएगा कल। ठीक है बेटे, तो आज का लेक्चर यहीं तक था।